मैम आजकल हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इन जनरल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम्म। जैसे कि वर्ड एंजाइटी, ट्रॉमा, डिसफंक्शनल। एंजाइटी से लगभग सारे लोग अवेयर हैं कि हाँ होती है। क्लैरिफिकेशन बहुत कम लोगों को है कि एक्चुअली एंजाइटी या पैनिक अटैक क्या है। और एक वर्ड डिसफंक्शनल जो मैंने बोला, ये अभी थोड़ा ज़्यादा हाइक कर रहा है। जैसे एंजाइटी तो कॉमन हो चुका है, तो हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल जो लोग यूज करते हैं, तो डिसफंक्शनल को कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल हम भी ये बहुत फेस कर रहे हैं कि लोग सेल्फ डायग्नोसिस करके हमारे पास आते हैं। वो हमें खुद बताते हैं कि मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे बाइपोलर है। कुछ लोग तो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी आके बताते हैं कि मुझे ये भी है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है मुझे सिजोफ्रेनिया भी है। ये वो लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में सोशल एंजाइटी होती है, विड्रॉल फ्रॉम नॉट रियलिटी फ्रॉम सोसाइटी, कि हम सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हमें अच्छा नहीं लगता ज़्यादा भीड़ में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच, हमें सफोकेशन होती है, हमें लगता है लोग जज करेंगे, काइंड ऑफ। तो जब वो गूगल पे उसे सर्च करते हैं या कहीं पर भी पढ़ते हैं तो सारे सिम्टम्स को वो खुद से रिलेट कर लेते हैं। और जब ये बिहेवियर को वो बार बार रिपीट करते हैं तो एंजाइटी पैदा होती है। हर बार उनको गूगल का एक वैलिडेशन मिल जाता है उस सोर्स से जहाँ से वो पढ़ रहे हैं। गूगल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, चैट जीपीटी है चैट जैसे। जीपीटी है, यूट्यूब है, जहाँ से भी वो कोई वीडियो देख रहे हैं या कहीं से कोई बुक में उन्होंने पढ़ लिया, कोई नॉवल में पढ़ लिया, तो उनको वहाँ से वो वैलिडेशन भी मिल जाता है। तो अब उनको कंफर्म्ड लगता है कि हाँ, अब तो वो एंजाइटी पेशेंट तो है ही है, साथ में और भी जो जो भी उनके सिम्टम्स रिलेट करते हैं। राइट। एक रिसेंटली हमारे पास आए थे, हम नाम नहीं बताएंगे और बाकी डिटेल्स भी नहीं, बट जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही थी। कि उनको भी एक बड़ा यंग लड़का था जिसको लगता था कि उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और उस एंजाइटी के चलते वो अपनी लाइफ में उतना आगे नहीं जा पा रहा जितना वो जा सकता था। उसको और किसी भी चीज़ में इश्यूज नहीं है, ना उसको फोकस में इशू है, ना ही वो जैसे आपने एक डिसफंक्शनल वर्ड यूज़ किया कि डिसफंक्शनल क्या होता है, जो आप पूछना चाह रही हैं। तो यहाँ से मैं बताती हूँ कि डिसफंक्शनल क्या होता है, जो अपनी लाइफ के मेजर डोमेन्स में फोकस ना कर पाए, या कह सकते अपनी हैं जो। चिंता की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, अपनी हैबिट्स की वजह से, अपने पैटर्न्स की वजह से। लेकिन उसके साथ ये नहीं था, वो फुल्ली फंक्शनल है, अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में एकदम एक्टिव है। साथ ही साथ उसको ये लगता है कि उसकी एंजाइटी भी उतनी ही एक्टिव है, बट फंक्शनल है। जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जब से वो पैदा हुआ है या जब से उसको याद है, तब से उसने अपनी फैमिली का जो माहौल देखा, घर में सबको लड़ते झगड़ते देखा, एक दूसरे को ब्लेम करते देखा और नाराजगी इस हद तक की देखी रिश्तों में कि उसने अपने जीवन का ये मकसद ही बना लिया कि मैं इन सब चीज़ों को ठीक करूँगा। एक उसने खुद ने बनाया और दूसरा पूरी फैमिली ने। जैसे इंडिया में ये अक्सर होता है कि घर में जो बच्चा होता है वो सबसे बड़ा जो होता है उस पर ये जिम्मेदारी डाल देते हैं, खास तौर पर जब वो लड़का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना है। अब यहाँ क्या क्या ठीक करना था उसे। यहाँ एक पॉइंट और है कि उनके जो पिताजी थे वो अल्कोहल लेते थे, शराब पीते थे, उस वजह से वो काम नहीं करते थे, सोशल क्रिटिसिज्म होता था उनका, परिवार में रिश्ते खराब थे, लड़ाई झगड़ा होता था, फाइनेंशियल लॉस। इस फैमिली को हम कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली। और वास्तव में यही वो अर्थ है जो हमारी आगे की 3 पीढ़ियों को बहुत अफेक्ट करता है। इतना अफेक्ट करता है कि चाहकर भी वो अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन के उस लेवल तक नहीं लेके आ पाते जहां उन्हें ये महसूस होने लग जाए कि अब सब ठीक है। क्योंकि वास्तव में तो शायद ये एक स्टैंडर्ड लेवल होता ही नहीं कि कब सब ठीक है, जब मन को लगे तब सब ठीक है। परफेक्शन की यस, सबकी परफेक्शन की डेफिनेशन कोई अलग सीमा है। नहीं होती। तो लेकिन इस केस में क्या होता है
जैसे ये लड़का ही है तो इसे ये लगने लगा कि मुझे सब ठीक करना है और उसने जीवन का मकसद यही बना रखा है। अब क्या क्या ठीक करना है जब पूछा गया उससे, तो उसे कहा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, एक अच्छी जॉब तो मिल गई और अच्छी ही मिली है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है, नहीं और ज्यादा। तो जब हमने पूछा कहाँ तक, ये मुझे नहीं पता, जॉब में प्रमोशन चाहिए कहाँ तक, ये भी नहीं पता, बस मुझे चाहिए गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए ये भी नहीं पता, क्योंकि कितनी भी बड़ी लेते जाओ उतने ही कम है। मुझे घर भी खरीदना है तो कितना बड़ा चाहिए, कहाँ चाहिए, ऑलरेडी वो एक बहुत अच्छा पॉश एरिया में रह रहा है दिल्ली में, अच्छा घर भी है उनका, पैसा भी ठीक ठाक है, मिडिल क्लास फैमिली है, एक सोशल रेपुटेशन अभी है जो पहले नहीं थी, क्योंकि उनके फादर ने अभी शराब पीना छोड़ रखा है, माहौल भी काफी ठीक है। स्टिल उसके माइंड में वो पास्ट घूमता रहता है और उसे अभी भी लगता रहता है कि उसे जितना अपने परिवार के लिए करना चाहिए शायद वो उतना नहीं कर रहा और उसे और ज्यादा करना चाहिए। अब फैमिली भी उसको, उसने जो हमें बताया कि फैमिली भी उसे ये अक्सर समझाती रहती कि अब सब ठीक है, तुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर उसे ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है और मुझे ये सब ठीक करना है, हालांकि आज वो खुद भी नहीं जानता कि एक्चुअल गड़बड़ है कहाँ। मैम जैसे आपने बोला कि फैमिली उसको समझाती है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ होगा? हो सकता है एक टाइम ऐसा हो जो फैमिली ने ही उस पे सारी जिम्मेदारियां डाल दी होंगी और जिनको वो छोड़ नहीं पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही है। जब उनके पिताजी ने शराब पीनी शुरू की तो अक्सर ऐसा ही होता है कि ब्लेम करते हैं। उनकी मदर ने उनके दादा दादी को बोला कि आप अपने बेटे को समझाओ, तो उन्होंने समझाया, और एक हमारी लिमिट होती है ना रिश्तों में कि कहाँ तक हम कर सकते हैं, कहाँ तक किसे कन्विंस कर सकते हैं, कह सकते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा किया। और जहाँ उन्होंने देखा कि नहीं काम कर रही हैं ये चीजें, तो उन्होंने अपने आप को संभालना शुरू कर दिया माता पिता ने, और अपने बच्चे को छोड़ दिया कि जो भी ये करे, बट परिवार को हम संभाल लेते हैं। तो इससे उनकी मदर जो है काफी नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि भाई मेरे सास ससुर मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इन्होंने ही अपने बेटे को बिगाड़ रखा है। अक्सर हम देखते हैं कि इसी तरह का ब्लेम रिश्तों में आता है। तो उनकी लड़ाई होगी और जो बच्चे हैं वो आमतौर पर मदर की ही साइड रहते हैं। उन्हें लगता है हमारी मदर के साथ ये धोखा हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और ये जो मेरे दादा दादी हैं ये समझा सकते थे पर ये अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे दादा दादी के खिलाफ हो गए, पापा के खिलाफ हो गए, तो यहाँ पर दो पार्टी बन गई। तो इस तरह से ये इतने समय तक ये चलता रहा, सालों तक चलता रहा। तो जो बच्चे जब बच्चे थे उनकी क्रोनोलॉजिकल एज अगर 7 साल रही होगी तो उनकी मेंटल एज लगभग 10 साल हो गई, मतलब वो समय से पहले मैच्योर हो गई, और ये मैच्योरिटी अब तक चली आ रही है। तो आज भी वो इसी एंगल से इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, और ये सब आपस में इतने ज्यादा लड़ाई कर चुके हैं कि इन्हें ये नहीं पता ये लड़ किसके ऊपर रहे थे। रिश्तों में इतनी दूरियां आ चुकी हैं और एक दूसरे से नाराजगी इस हद तक की है कि आज वो लड़का साइकोसोमैटिक सिम्टम्स का शिकार है, क्योंकि एग्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस लेवल तक की बढ़ी हुई है, जब भी पास्ट को याद करता है तो बॉडी शिविर करने लग जाती है। मैम ये एंगर, अग्रेशन ये सारा सप्रेस्ड था या एक्सप्रेसिव था? ये एक्सप्रेस्ड भी था, सप्रेस्ड भी था, बट कंट्रोल्ड नहीं था। उसकी एक वजह अब और आती है कि डिसफंक्शनल फैमिली तो है ही है या थी पास्ट में, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस में किसी का व्यक्तित्व विकार भी हो सकता है, और अगर व्यक्तित्व विकार है तो फिर उस पर उस दिशा में काम किया जाता है। इस केस में हमने देखा कि क्लस्टर सी टाइप है, और क्लस्टर सी रहता है हमारी एंग्जियस पर्सनैलिटी, ज़्यादा सोचने वाली, उसकी वजह रहती हैं काफ़ी। इनकी जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वजह लग रही है वो एनवायरनमेंट, कि बचपन से ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में ये बच्चा रहा था जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, चिंता थी, हर रोज़ लड़ाई झगड़े थे। तो इसको अब ये लगता है, इसके पैटर्न बिहेवियर के इस तरह के बन गए हैं कि अगर ये खुश हो जाएगा तो इसे लगेगा कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, मैं यहाँ खुश हो रहा हूँ
और घर पे मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, तो मैं जब ये सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दूंगा, जब बड़ा घर ले दूंगा, जब बड़ी गाड़ी ले लूंगा, जब बहुत पैसा कमा लूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, तब मुझे खुश होने का हक है। और तो वो उसे बहुत गिल्ट पैदा होता है, हम्म, और इन्हीं सब के चलते जिसको खुद पे गिल्ट पैदा होता है उसको अगेन गुस्सा भी आता है अपने ऊपर, फिर वो खुद से भी भागता है और सोसाइटी से भी भागता है। इसीलिए उसने सोशल एंजाइटी जैसे सिम्टम्स भी अपने अंदर इंड्यूस कर रखे हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग इस बारे में बात करेंगे कि तुम्हारे पिता ने तो ये किया था और सब कुछ खराब कर दिया था, तुमने क्या कर लिया, तुमने भी आज तक कुछ हासिल नहीं किया है। वो नेगेटिव लूप में ही नेगेटिव चले लूप जाते में वो हैं। चले जाते हैं, तो वो खुद खुद ही अपने स्टेटमेंट्स बनाते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं। जब थक जाते हैं तो बॉडी सिम्टम्स देने लग जाती है, जब ब्रेन थक जाता है, और जब बॉडी सिम्टम्स देती है तो फिर वो किसी को याद करते हैं कि दोस्त को फोन मिला लिया जाए, या मदर को, या जो पर्सन से वो थोड़े बहुत अटैच्ड है। इस तरह से उनका चलता है। तो मैम ये जो टेंशन हुई या एंजाइटी हुई, दोस्त को मम्मा को कॉल कर लिया, ये टेम्पररी रिलीफ देता है या लॉन्ग टर्म में भी इसका कोई फायदा है? ये टेम्परेरी रिलीफ है, और अगर वास्तव में देखा जाए तो ये अवॉइडेंस टेंडेंसी है, क्योंकि हम यहाँ सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं। हम उसका एक कितना टेम्परेरी एक मोमेंट्री सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन दिन भर में हो सकता है ऐसा 3 या 4 बार हमारे साथ हो जाए कि हम कहीं से ट्रिगर हो जाएं, एंजाइटी के लूप में आ जाएं, और फिर हमें कहीं से वैलिडेशन की या एश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर बार हमारे लिए कोई अवेलेबल ही हो, वो भी लाइफ टाइम? मैं अभी आपसे यस, वही पूछने वाली थी तो ये अवॉइडेंस कि टेंडेंसी कोई है। कहाँ तक किसी को एंटरटेन करेगा, तो एक जी। टाइम के बाद उनकी डिपेंडेंसी बनेगी और वो डिपेंडेंसी हट भी जाएगी, क्योंकि सामने वाला इंसान अवेलेबल ही नहीं होगा, तो फिर एंजाइटी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी हटेगी नहीं, सामने वाला अनअवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन अभी भी एश्योरेंस चाहेगा, और यहाँ पर कोमोरबिड अदर साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो सही नहीं होती हैं। हो सकता है अगर ये परसिस्ट कर जाए तो आगे चल के साइकोसिस जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाए, तो ये काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम है वैसे, अगर ज़्यादा लंबी चलने दी जाए। लेकिन अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए कि कोई प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी, हमारा ये माइंडसेट कैसे बना, हमारे व्यक्तित्व ने उसको कैसे लिया, या हमारा बिहेवियर उसके प्रति कैसा रहा, और अगर इसके लिए उसको अवेयर कर दिया जाए कि ये पूरी सिचुएशन ऐसे है, जैसे हमने कोशिश की उनको अवेयर करने की और उनको काफ़ी क्लैरिटी भी हुई, तो अगर इस तरह से कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक वो अपने सिम्टम्स को पहले तो इंड्यूस करने से बच जाते हैं। तो उनका काफ़ी रिलीफ तो इस बात से है कि नया कंटेंट ऐसा एंटर ही नहीं कर रहा उनके मन में जहाँ पर आगे चल के उनको वैलिडेशन या एश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कट कर दिया एक पार्ट। दूसरा जितना पहले वाला था उसमें वो फर्दर मॉडिफिकेशंस, जिसमें बहुत सारी थेरेपीज रहती हैं, सीबीटी है, एमबीसीटी है, आरईबीटी है, या एसएफबीटी सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीथ थेरेपी कि पास में जो भी हुआ मैंने नहीं किया, मेरे पिता ने किया, और उनकी वजह से परिवार में हम सब ने आपस में लड़ाई करी, तो हम सब एक ही नाव में सवार थे और सबने बराबर सफर किया, बट फिर भी किसी ने एक दूसरे के साथ सहानुभूति ना रख के लड़ाई करी, और रिश्तों से वो जो दूरी बनी उसने आज मन को एक गिल्ट में भी डाला हुआ है। उन्होंने खुद बताया कि मुझे आज गिल्ट है कि मैंने अपने दादा के साथ लड़ाई क्यों करी, क्योंकि उनके जो दादाजी हैं उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, और अब उन्हें लगता है कि नहीं मैंने गलत किया, पर फिर कभी लगता है कि नहीं उस समय के हिसाब से सही किया। तो ये जो अंतर्द्वंद मन में चल रहा है, ये इस तरह के मिथ्स हैं या फिर ये फैक्ट्स के साथ जब वो उनको क्लियर करता है तो काफ़ी हद तक इन्हें दूर कर सकता है। तो मैम ये वही बात हो गई, जैसे अगर किसी पेड़ को ग्रो करना है तो उसकी जड़ में पानी देना है, तो किसी भी प्रॉब्लम से निकलना है, प्रोग्रेस करना है, तो रूट कॉज पे पहले हमें काम करना पड़ेगा, उसके बाद हम जाएंगे करंट और फ्यूचर सिचुएशन की तरफ। इसमें एक दो चीज़ें और थी, उन्होंने जो सिम्टम्स बताए कि मुझे जीईआरडी और आईबीएस भी है,
अब उन्होंने इतनी सारी चीजें जब अपने लिए डायग्नोस कर ही रखी हैं, इतनी बीमारियां, तो अब हमारा भी रोल बन जाता है सबको क्लियर करना। राइट। तो उसमें हमने भी उनको बताया कि जिन लोगों को एंग्सियस थॉट्स रहते हैं या एंग्सियस पर्सनैलिटी है, उनको GERD और IBS के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अफेक्ट होता है उससे डायरेक्टली। और उसके लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए, एंटासिड ले सकते हैं, बट उनसे कंसल्ट करने के बाद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ फिर भी उनको अपने थॉट प्रोसेस को तो, कॉग्निशन को तो मॉडिफाई करना ही होगा, ताकि वो ये समझ पाएं कि उनका ब्रेन जो जनरेट कर रहा है उसका इफेक्ट उनकी बॉडी पर आ रहा है, और वहीं से GERD और IBS भी डेवलप हो रही है। मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपका दिमाग अपने इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो आपका गट आपको सिम्टम्स देने लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, और इसी वजह से ये लोग परेशान रहते हैं, और ये फिर बिहेवियर भी उल्टी दिशा में ही इनका जाता है, जहाँ इनको IBS और GERD से बचने के लिए अपना फर्स्ट मील बहुत अच्छा सॉलिड लेना चाहिए, वहाँ पर ये फर्स्ट मील को स्किप कर देते हैं, और इनको एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जो बहुत आसान है समझना, लेकिन वो कभी भी उसको नहीं समझ पाते कि हमारा थॉट प्रोसेस और इसका क्या कनेक्शन है। मैम, ये आपने बहुत सही वाली बात बोली, क्योंकि बहुत बहुत जनरल है IBS। और लोग जैसे अक्सर लेमन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि स्ट्रेस था इसलिए बीमार हो गई, स्ट्रेस था मील स्किप कर दी, स्ट्रेस था तो वेट कम हो गया या वेट ज़्यादा हो गया। लेकिन वहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि स्ट्रेस था तो हमने ऐसा क्या किया कि ये हो गया। तो वो एक सीरीज चलती है कि इसके बाद ये हुआ इसलिए ये हुआ, और जब तक हम उस चीज़ को पूरा समझ नहीं पाएंगे तो शायद सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली समझने के बाद भी हमारे पैटर्न्स हमें वापस वहीं पर ले जाते कि नहीं नहीं, मैं तो फर्स्ट मील लेता ही नहीं, तो अब ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको एक और डर पैदा होता है कि अगर मैंने खाना खा लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, या स्टमक हैवी हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी। वो अपने अपने जो उनकी अजम्पशंस हैं उसके बेसिस पर इसमें भी एक प्रॉब्लम निकाल लेते हैं कि पहला मील तो लेना ही नहीं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, जबकि उनको पता नहीं है प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। प्रॉब्लम हमारी आदत से भी हो सकती है। तो इसमें उनको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर उनको इस ट्रीटमेंट को बहुत ही आसान बनाना है तो सबसे पहला जो उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि शुरुआत जहाँ से हुई इस प्रॉब्लम की वो एक अलग चीज है कि उनकी पास्ट लाइफ से हुई है, लाइफ के पास से हुई है। लेकिन दूसरा जो है वो कि आज कैसे करेक्ट करें। जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीथ थेरेपी, तो ब्रीथ थेरेपी में लगाएं GERD। तो खाने की हैबिट, मॉडिफाई ईटिंग हैबिट्स। तो क्या करेंगे, फर्स्ट जब आप सो के उठते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर आपने फर्स्ट मील ले लेना है। स्मॉल मील स्मॉल इंटरवल लगाएं और अपनी एसिडिटी और गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम को एकदम आप क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपका स्टमक अपसेट नहीं होगा, आपका पूरा GI ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा, तो आपको अंदर से डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, अंदर से एक इरिटेशन नहीं आएगी भी नहीं, हो जो पहले कभी किन्हीं वजहों से आती थी वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो बहुत इजी है कि आप अपने ब्रेकफास्ट पे फोकस करें, बस 2 घंटे के अंदर अंदर उसे ही खा लें। यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा पार्ट आप सोच वाली प्रवृत्ति में कर सकते हैं कि एंग्सियस पर्सनालिटी की अवॉइडेंट टेंडेंसी होती है। क्लस्टर C में ज्यादा सोचने की अगर प्रवृत्ति है तो उसे एक्सेप्ट करना होता है कि मेरा तरीका यही है। आमतौर पर लोग बोलते हैं ना अपना अपना स्टाइल होता है, वो स्टाइल घुमा के टंग ट्विस्ट करके बोलते हैं, तो वो अपने अपने स्टाइल में, इन लोगों का स्टाइल जो है वो ज्यादा सोचने वाला है। तो उन्हें अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि हम सोचते ज्यादा हैं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और हम जितना सोचते हैं जरूरी नहीं उतना सच है। राइट। तो वहां से वो अपनी थॉट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैम एग्जैक्टली, जैसे इंटरनेट का आपने बोला, इंटरनेट पे पढ़ लिया, अभी आपकी वीडियो के बाद क्लस्टर C सुनते ही बहुत लोग क्लस्टर C गूगल पे टाइप करेंगे और उसमें पता चलेगा उनको कि ये तो मेरी पर्सनालिटी है। तो इसके बाद ना बहुत बार लोग एक और एक्सेप्टेंस ले आते हैं कि मेरी पर्सनालिटी, आई कांट चेंज इट।
ये बहुत सही है। बिल्कुल, पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, मॉडिफ़ाई किया जा सकता है और अगर हम एक्सेप्ट कर लें, तो चेंज भी किया जा सकता है। मैंने इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनते देखा है। बिल्कुल। राइट। और कमाल की बात ये है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो बनाते भी हम हैं और ठीक भी हम और ही भी कर हम ही सकते कर हैं अगर वो राइट। प्रॉब्लम आ जाए उसमें। तो बिल्कुल आराम से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं आप अपनी पर्सनैलिटी को, इसके बारे में 2 राय मत रखिए। इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करिए, ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए क्योंकि गूगल हमारी हेल्प के लिए है। आप उसे हमारा एनिमी भी मत बनाइए कि हमें यही कहना पड़े कि गूगल सर्च मत करो। एक मैम वैलिडेशन हाँ, मिलने के बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है बिल्कुल। कि आई कांट डू एनीथिंग तो आई वॉन्ट डू एनीथिंग। यस। लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चल पाएगी, हाँ, फिर आना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट के पास। तो मैम जब लोग आते हैं, इतना कुछ हो चुका होता है, फिर उनका एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन रहता है थेरेपी में आने के बाद कि कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। जितना टाइम वो लेंगे। मेरा सवाल रहता है जितना टाइम आप लेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट मीटिंग में ही, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कंप्लेन जो वो मुझे आके बताते हैं हम लिखते जाते हैं और सामने हम उसका सॉल्यूशन लिखते जाते हैं और उनको सारा एक एक करके बताते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कितना फॉलो करते हैं उनको। एग्जैक्टली। और बहुत ज़्यादा होमवर्क भी हम नहीं देते, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके अपने सिनेरियो में जो फिट हो सके, इजीली एप्लीकेबल हो, फिजिबल हो उनके लिए हर तरह से। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उनकी पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को देखते हुए इलाज में उनकी हेल्प करना। फाइनेंशियली अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो वो भी हम पूछ लेते हैं, जितना हमसे हो सकता है वो भी हम फीस में भी उनको कोशिश करते हैं कि कम ही लें। अगर बीपीएल कैटेगरी का पेशेंट है तो हम फ्री में इलाज भी करते हैं। दैट्स नाइस। तो वो हम उनको गाइडेंस और काउंसलिंग और फर्दर जो भी सर्विसेज हैं जो हमारे पास नहीं है हम उनको जोड़ते भी हैं। तो वो हम अपनी साइड से ये पूरी कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही हम उन्हें वो क्लैरिटी दें कि आपके साथ क्या हो रहा है और कैसे रोका जा सकता है या कैसे उसको मैनेज किया जा मैनेज किया सकता जा है। सकता है। क्योंकि कंप्लीट लोग कई बार इसी बात पे चले जाते हैं कि इतना टाइम लगेगा, इतनी मेहनत लगेगी, हमसे नहीं होगी। तो हाँ, वी कैन टेक अ स्टेप एटलीस्ट। बिल्कुल।